सभी को नमस्कार। आज 4 जून को स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी का पेपर हुआ है। उम्मीद करते हैं सभी का अच्छा हुआ होगा। पेपर जहाँ तक मैंने देखा पूरे के पूरे सार है, तो मैं अभी उसको जो विश्लेषण जैसे किया उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसे लगा कि पेपर अच्छा है। पिछली बार का जो आपका पेपर था उससे बढ़िया ही लगा मुझे तो। और जगह जगह पे ऐसे भी कुछ चीज़ें थी कि जो हमसे गलती करवाने के प्रयास भी किए जा रहे थे। कुछ प्रश्न बहुत शानदार थे, कुछ एवरेज भी थे, कुछ हम यूँ कह सकते हैं एवरेज से कम भी हो सकता है इक्का दुक्का प्रश्न। लेकिन ऑल ओवर अगर पेपर का अगर आप विश्लेषण करते हो तो अच्छा पेपर था। यहाँ पर मैं जो आपके सामने आंसर की जो बात करूँगा वो 2-3 चीज़ों के संदर्भ में बात की जाएगी। थोड़ा सा हो सकता है उसके अंदर वक्त लगे, लेकिन मेरी तरफ से ये रहेगा कि उसमें सर्वोत्तम हम प्रयास करेंगे। फिर भी आपको किसी भी आंसर के अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, संशय हो, तो आप उसको ज़रूर यानी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और उसको ताकि देखा जा सके। क्योंकि गलती होने से की सबसे संभावनाएं रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आंसर आपको बताऊंगा उसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती है, ऐसा नहीं होता है। और लास्ट जो आंसर की होगी वो आरपीसी की मानी जाएगी। हम हमारे जो सोर्स होंगे उसके ऊपर बात करेंगे कि अधिकतम जो उत्तर हैं वो किस प्रकार से सर्वोत्तम उनकी खोज की जा सके। मैंने जो यहाँ पर जो उत्तरों की जो बात करूंगा, एक तो हमने जो नोट्स तैयार किए थे क्लास के अंदर उनमें से बात करेंगे। वो ऑल ओवर जो ऑथेंटिक बुक थे उन्हीं में से बनाने के प्रयास किए गए थे। तो उनको जो हम नोट्स का एक तरह से सोर्स ले रहे हैं, तो इसका पीछे का आधार जो है वो किताबें ही हैं। और दूसरे कुछ लाइनें ऐसी भी हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से उठाई हुई हैं, तो उनको हम एनसीईआरटी के साथ में भी बात करेंगे। और कुछ लाइन ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में और नोट्स में दोनों में नहीं है, तो वो किसी अन्य जो हमारी मानक जो पाठ्य पुस्तक हैं उसमें से जहां पर मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग हम उत्तर की बात करेंगे। ये तीनों जो वॉल्यूम थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, भूआकृतिक का था। एक तो भौतिक भूगोल से संबंधित, और दूसरा हमने जिसमें आर्थिक, मानव, नगरीय, भौगोलिक, राजनीतिक इसके लिए था, और तीसरा राजस्थान और भारत के ऊपर था। इनमें से किस किस प्रकार से प्रश्नों को हमने जो प्रयास एक तरह से क्लास के अंदर किया था और हम किस डायरेक्शन के अंदर थे वो भी साथ में पता चलता है, तो उसके ऊपर भी हम साथ में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रम से प्राथमिक और द्वितीयक मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित है। जब इस प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो यहां पर सीधी अगर बात की जाए तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है ए के अंदर, इसके अंदर देखोगे तो व्यापार जो है, यानी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं व्यापार की अगर बात की जाए तो तृतीयक के अंदर आएगा। इसी प्रकार से बाजार, मार्केट एरिया की अगर बात करते हो तो ये भी आपके थर्ड में जा रहा है। सेवाओं की बात कर रहे हो तो ये भी थर्ड में जा रहा है। इसका मतलब यहां पर उद्योग जो है वो आपका किससे संबंधित है? द्वितीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। सामान्यतः जो एग्रीकल्चर होता है वो प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित होता है। एग्रीकल्चर के अंदर हालांकि ये जरूर रहता है जो विशिष्टीकृत जो कृषि होते हैं उनको द्वितीयक के अंदर। तो यहां पर मेरे को जो निकटतम एक तरह से उत्तर जो दिखाई दे रहा है वो बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। यहां पर हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों की जो बात की थी कि जिसके अंदर उद्योग धंधे, क्योंकि ये बार बार पूछे गए शब्द हैं। और मैं ये भी बात करूंगा कि पुराने पेपरों की कितनी वैल्यू होती है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी विद्यार्थी कहीं पर भी तैयारी कर रहा है वो मूल अपनी जो टेक्स्ट बुक है या आपके पास में जो पाठ्य सामग्री है उसके साथ में पुराने पेपरों का जो एनालिसिस है वो जरूर करें। और बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वहीं से पूछे जाते हैं। यहां पर जो मैंने जो स्टार लगा रखे हैं हर जगह के ऊपर, इसका मतलब वो पुराने पेपरों से संबंधित हैं कहीं न कहीं। यहाँ पे इंडस्ट्री की बात की गई है, उद्योग धंधों की। और तीसरे के अंदर आप तृतीयक सेवाओं की अगर बात करते हो तो ये आपके सामने यहाँ पर चाहे वो फुटकर व्यापार की बात हो, चाहे मनोरंजन की बात हो,
ये आपके आगे व्यापार, फुटकर व्यापार, इसी प्रकार से बैंकिंग की जो बात कर रखी है, मनोरंजन, बैंकिंग, ये जो शब्द दे रखे हैं इसका मतलब ये तृतीय क्रियाकलाप के अंदर है। तो जो प्रश्न 1 है उसके अंदर हमने ये देखा कि भाई बी जो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इससे संबंधित ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे, अगला जो प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न दिया है, ये सीधा एनसीईआरटी में से 12वीं वाली क्लास किताब के अंदर लाइन जो है उसी को उठाया है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में जीवन प्रत्याशा सबसे कम होती है। यहां पर इसमें से डायग्राम में मैंने पहले भी कहा था कि यहां से बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। 2020 वाले पेपर में पूछा था, अभी जो पीछे ये पेपर हुआ था एलडीसी वाला उसमें आया है। सेम यहां पर अगर आप देखोगे तो सेम यही शब्द दिया है एनसीईआरटी में, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है किस अवस्था के अंदर, यानी प्रथम अवस्था के अंदर जीवन प्रत्याशा निम्न की बात की गई है। तो यानी ए जो ऑप्शन है वो आपका ठीक है। क्योंकि ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के जनसंख्या प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार कुल जनसंख्या की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम है। यहां पर हमने जो बात लिखी थी कि ये एक सूत्र लिखा था इस प्रकार से, बहार चीव इंडा पकावे नाई बीजी बारूद में। तो यहां पर इन्होंने यहां से शुरू किया था, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील, यानी क्रम से अवरोही क्रम की बात की थी, घटते क्रम के अकॉर्डिंग। तो ये सीधा सीधा बार बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। कभी आपको पहला दे देगा, तीसरा दे देगा, पांचवां देगा, सातवां देगा। तो यहां पर 4, 5, 6, 7 को क्रम से करवा लिया। सेम यही है कि देशों का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील, ये आ गया। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील को क्रम से यानी घटते क्रम के अकॉर्डिंग बात की गई है अवरोही क्रम के अंदर। तो ये हमने जो सेकंड वॉल्यूम था उसके अंदर आ गया। फिर जो नेक्स्ट बात कर रहे हो, कथनात्मक मापक, यहां से बार बार इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। हमने खूब सारे प्रयास किए थे और कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत सिंपल सा सवाल था, कैलकुलेशन करनी थी। अगर आपको, हमने यहाँ पे ये मापक की जो पद्धतियों की बात की थी, इसमें इन्होंने जो मेट्रिक प्रणाली है उसके संदर्भ में बात की है। एक हमारे सामने किलोमीटर दे रखा है, एक हेक्टामीटर का डाटा दे रखा है, और इसके अलावा एक मीटर की बात की है और एक सेंटीमीटर की बात की। क्या दिया? ये दिया कि कथनात्मक मापक 5 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि सबको सेंटीमीटर के अंदर आपको बनाना है, आरएफ जब बनाओगे, क्योंकि ये भी तो सेंटीमीटर में, तो 5 किलोमीटर है, इसका मतलब 5 लाख हो गए। 1 हेक्टामीटर के अंदर 10,000 होते हैं, तो 5 हेक्टामीटर के अंदर 50,000 हो गए। 1 मीटर के अंदर आप ये देख रहे हो कि भाई यहां पे जो हमने लिखा है कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर आ गए, इन सबको देखना है। 1 लाख आ गए। इसी प्रकार से आपने देखा 1 हेक्टामीटर के अंदर अगर आप देखते हो तो 10,000 आ गए। फिर इसी प्रकार से 1 मीटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ गए, और फिर 5 आएंगे। तो यहां पे हमने देखा 5 लाख की बात इसके अंदर की। ये हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर के अंदर आप देखते हो 10,000 होते हैं, 5 हेक्टामीटर के अंदर 50,000 हो गए, तो 5,50,000 तो सीधे ही हो गए। ऊपर ये 200 आ गए, 200 मीटर आ गए, 2 मीटर है तो, और 5 ये 25, यानी 5,50,225 के अंदर आपको किसका भाग देना है? 5 सेंटीमीटर का भाग देना है। उत्तर आपके सामने आ जाएगा 1,10,041। तो सीधा सा सवाल यहां से बार बार इस सारणी से संबंधित मैंने पहले भी कहा था पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेम सारे के सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं हमने, ये भी पहले एक तरह से पूछे गए। यहां पे एक जीआईएस की हमने एक छोटी सी सारणी बनाई थी, यानी काफी शॉर्ट के अंदर चीजों को करने का प्रयास किया गया था। यहां पे आप देखोगे, ये देखो, ये लिख रखी है रेस्टर या चित्र रेखा पुंज आरेख, एक साइड के अंदर दे दिया, दूसरी साइड के अंदर वेक्टर। तो यहां पे जो प्रश्न है वो आपका ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन चित्र रेखा पुंज या रेस्टर मॉडल से संबंधित हैं, कौन कौन से हैं? पहला दिया है आंकड़ा संरचना सरल होती है। यहां पे आप देखिए रेस्टर मॉडल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये पहला शब्द आपको यहां पे मिलेगा, सरल आंकड़ा संरचना। एक शब्द ये है, यहां मैंने ऊपर स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये पहले भी पूछा गया है। डाटा का तीव्र कलेक्शन होता है। दूसरा आप देखोगे रेस्टर डाटा रिमोट सेंसिंग इमेज के अनुरूप होते हैं, ये भी बात आई हुई है, रिमोट सेंसिंग इमेज के उपयुक्त होते हैं।
और रिमोट सेंसिंग प्रतिबिंबों के साथ संगत होते हैं, या रिमोट सेंसिंग वायु फोटोग्राफी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में रेस्टर डाटा अधिक उपयुक्त होते हैं। इसीलिए आंकड़ा प्रदर्शन हेतु रेस्टर विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है। ये दोनों दिए हैं यहां पर, ये देखो कि आंकड़ा संरचना सरल होती है, ये बात कर ली, स्वयं की प्रोग्रामिंग हेतु सरल है, फिर उसके बाद में सुदूर संवेदन प्रतिबिंबों के साथ संगत है, रिमोट सेंसिंग। अगला ये सी जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें लिखा है परिशुद्ध मानचित्र बहिर्वेशन। ये आप देखिए यहां पे लिखा है हमने शब्द, ये परिशुद्ध जो मानचित्र है, ये नीचे चला गया, अगर आपको मानचित्र परिशुद्ध बनाना है तो फिर वेक्टर डाटा की आपको जरूरत पड़ेगी। यहां पे लिख दिया ये परिशुद्ध मानचित्रण हेतु ये उपयोगी होगा। यहां से पिछली साल भी पेपर में प्रश्न आया था, कॉलेज लेक्चर में भी आया है, बार बार इस जगह से रेस्टर और वेक्टर से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है वो गलत है, तो आपका सी इसमें भी दे रखा है, सी इसमें भी दे रखा है। तब आपने देख लिया कि ए और डी आपको सीधे ही आ रहे थे कि आंकड़ा संरचना सरल होती है, सुदूर संवेदन, यहां पे लिखा है हमने, ये रे सरल आंकड़ा संरचना सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग के लिए ये उपयोगी होते हैं, रिमोट सेंसिंग इमेज के लिए सर्वाधिक संगत होते हैं। और फिर तीसरा आपके सामने ये बच गया, तो इसका मतलब ए, बी और डी, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में से सवाल दिया। मैंने कहा था कि बहुत सारे सवाल आपके सामने ऐसे भी होंगे जो सीधे एनसीईआरटी में से होंगे। कि एक शोधकर्ता यह ज्ञात करना चाहता है कि किसी अस्पताल के 5 किलोमीटर के भीतर कौन कौन से गांव स्थित हैं, और इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से जीआईएस संक्रिया सर्वाधिक उपयुक्त होगी। भी परिपथ जाल विश्लेषण होगा, कि अधिचित्रण होगा, कि बफर विश्लेषण होगा, आंकिक भूभाग होगा। आपने पढ़ा है तो यहां पे आपकी 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये 12वीं क्लास की सॉरी, उसमें यहां पर आप देखोगे तो आपके सामने ये मिलेगा कि ये बफर जो प्राचलन है, ये अस्पताल, दवा स्टोर, डामर से बनी पक्की सड़कों, क्षेत्रीय पार्कों इत्यादि सुविधाओं से लाभान्वित या वंचित क्षेत्रों की जनसंख्या स्थिति निर्धारण में उपयोगी है। यहां पे आप देखोगे नीचे ये डायग्राम बना दिया। अब यहां पे आप नीचे अगर चलते हो तो ये लिखा है कि और बड़ो करना पड़ोगे, सही है ना। उदाहरण के तौर पर किसी भी उपलब्ध सॉफ्टवेयर के उपयुक्त निर्देशों का प्रयोग करते हुए नगर में स्थित प्रमुख अस्पतालों के चारों ओर 2, 4, 6, 8, 10 किलोमीटर का बफर बनाया जा सकता है। और अगले पेज के अंदर आप देखोगे तो ये इन्होंने एक बफर बना करके आपको दिखाया है इस डायग्राम के अंदर, ये रहा। यहां पे नीचे चित्र के अंदर लिखा है अस्पतालों के चारों ओर विनिर्दिष्ट दूरियों के बफर 2 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का। तो ये सीधा जो सवाल है वो एनसीईआरटी में सर है। जिसने भी एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है उसके कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल को करने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद मापनी से लघु मापनी मानचित्र का सही क्रम है? बार बार यहां से सवाल पूछा जाता है। हमने एक छोटा सा इस प्रकार से ये मानचित्रों का जो वर्गीकरण किया था उसमें मापनी के अनुसार आप देखोगे तो मापनी के अकॉर्डिंग हमने 1 नंबर पे यहाँ पे भू संपत्ति मानचित्र लिखा, 2 नंबर पे आप देखोगे स्थलाकृतिक मानचित्र, 3 नंबर पे दीवारी मानचित्र और 4 नंबर पे एटलस मानचित्र। यहाँ पे अलग से मेंशन करके लिखा है कि बड़ी से छोटी मापनी के अनुसार क्रम से 1, 2, 3, 4। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, सेम वही रिपीट यानी प्रश्न है। ये नोट्स के अंदर भी हमने यहाँ पर यानी उसी ये जो प्रश्नों की एक तरह से जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसको खास तौर से ध्यान में रख करके आप देख लीजिए हर के ऊपर ये स्टार लगा रखे हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि हम कम से कम इतनी चीजों के प्रति तो अवेयर रहें कि जिनके बारे में हमें समझ है। बाकी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में वर्तमान में हमें समझ नहीं होगी तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं वो नए अगर स्टूडेंट को नहीं आ रहे हैं तो टीचर को भी नहीं आते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे प्रश्न उसको आते हों, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो सीखी जा सकती हैं। तो ये प्रश्न बार बार मतलब इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप खुद पेपर देखोगे तो आपके सामने आएगा कि सबसे पहले यानी भू संपत्ति, स्थलाकृति, दीवारी और एटलस मानचित्र।
नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप ट्रकी का मानचित्र बनाने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। यहां पे हम ये पढ़ते हैं कि भाई बेलनाकार जो प्रक्षेप होते हैं वो खासतौर से अगर आप देखोगे तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास के चित्र बनाने के लिए, और ये नोमोनिक जो आप बात करेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए आ जाएगा। शंकु जो प्रक्षेप होते हैं वो मध्य अक्षांशों के लिए काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखी है, प्रक्षेपों की जो बात की गई है रचना के आधार पर, यानी शंकु प्रक्षेप मध्य अक्षांशों के लिए शंकु प्रक्षेप सबसे उपयुक्त होते हैं। तो यहां पे इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो ट्रकी का मानचित्र बनाने के लिए यानी मध्य अक्षांशों के लिए तो किस प्रक्षेप का चयन कर लेंगे, शंकु प्रक्षेप का। नेक्स्ट जो बात की गई अगले में, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आवृत्ति वितरण का आलेखात्मक निरूपण के लिए उपयुक्त होता है। तो ये भी एनसीईआरटी में से सीधी लाइन दे रखी है। यहाँ पे ओजाई वक्र आप देखोगे तो ये आपको दिखा रखा, डायग्राम में दिखा रखा है आवृत्ति वितरण बहुभुज और ओजाई वक्र। तो यहां पे 3 नंबर इसका ऑप्शन की बात आ गई। नेक्स्ट अगर अगला प्रश्न अगर देखें हम, ये जब हम क्लास ले रहे थे तब भी मैंने कहा था कि बार बार पूछा जाता है। यह मरीचिका का निशान है, यहां पे देखोगे तो आप, ये हमने एक सारणी इस प्रकार से बनाई थी, इसमें नीचे नीचे आप देखोगे तो इसमें पहले से ही 2 जो स्टार लगा रखे हैं, ये इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो जनरली 1 भी लगा देते हैं, कई बार 2 भी लगा देते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये मरीचिका जो है वो बार बार पूछा जा रहा है, तो ये इन्होंने दे दिया कि ये सिंबल किसका है, क्योंकि मौसम के जो प्रतीक और चिन्ह हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जब नया टॉपिक जोड़ा है तो ये कुछ 15-20 शब्द हैं जिनको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से पहले भी पैसे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, तो ये वापिस हमसे रिपीट कर लिया कि भाई ये संकेत निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी दशा को प्रदर्शित करता है, तो ये मरीचिका को करता है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कल्प पेलियोजोइक महाकल्प का भाग नहीं है। ये तो हमने क्लास के अंदर बहुत बार है यानी इसका जिक्र किया है, वैसे भी हर जगह यानी जरूरत पड़ती रहती है। एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल बना रखा है और उसके लिए प्री पे मे से नु इस प्रकार से हमने एक सारणी तैयार कर रखी है, और इसमें आ प्री के आसीडी काप ये सूत्र लिखा है ऊपर, ट्रिजुकी इो मापला प्ली हो इस प्रकार से करके। और अब इन्होंने आपके सामने ये दे दिया कि पेलियोजोइक की बात करते हैं कि पेलियोजोइक में कौन सा नहीं है। तो इसमें ये देखिए के आसीडी काप ये हैं, के आसीडी काप यहां तक है, और ट्रीजूक्री ये किस में है, मेसोजोइक में। तो इसने क्या कर दिया, 3 तो यहां से दे दिया, कैम्ब्रियन दे दिया, सिलूरियन दे दिया, परमिनियन दे दिया, और 1 दे दिया मेसोजोइक में से ट्रियासिक। ये पहले भी पूछे गए, इनका क्रम पूछा जाता है बहुत बार, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में से आपको पुराने से नए क्रम में या नए से पुराने क्रम में इस प्रकार से, या कौन सा पेलियोजोइक मेसोजोइक सेनोजोइक से संबंधित है या नहीं है इस प्रकार से। तो और ये सारणी तो वैसे ही हर जगह यानी हमें काम आती है, चाहे राजस्थान पढ़े, चाहे भारत पढ़े, चाहे ज्योग्राफी का और कोई पार्ट है तो वहां पर। तो पेलियोजोइक महाकल्प का भाग नहीं है, तो हमने देख लिया कि ये जो ट्रियासिक जो है वो पेलियोजोइक का नहीं है, ये किसका है, मेसोजोइक का है। अगला प्रश्न ये भी बहुत बार पूछा गया है और क्लास के अंदर हमने सीधी बात की थी कि भारत के निम्नलिखित में से किस मापक के स्थलाकृतिक मानचित्र 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री यानी 4 डिग्री अक्षांशीय और 4 डिग्री देशांतरीय जो मान होता है उसका माप नहीं पूछते हैं, बिल्कुल सीधा टॉपोसीट से सवाल यानी पूछा है। ये यहां पर मैंने इसके स्केल के ऊपर पहले से ही स्टार लगवाए थे। स्टार मेरी मर्जी में कौन लगवाया था, स्टार पहले ये कहीं न कहीं मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये प्रश्न पूछे गए, कई बार पूछे गए, एक बार ही नहीं, आप खुद देखोगे तो। पैमाना 1:10 लाख, किसकी बात कर रहे हैं, 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर की। भारत और उसके निकटवर्ती देशों के लिए जो टोपोसीट बनाई जाती है उसमें 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के लिए 1:10 लाख का पैमाना है। अगला, हैफोर्ड और बेवी के अनुसार क्षतिपूर्ति तल कितनी गहराई पर स्थित है। जैसे इसने दिया है कि 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 और 210 किलोमीटर। हैफोर्ड और बोवी की ये जो डायग्राम बनाया है हमने, ये पहले भी पूछी गई है। यहां पे मैंने लिखा है कि हैफोर्ड और बोवी ने जो संकल्पना दी उसमें क्षतिपूर्ति तल को समतोल तल या रेखा कहा और इसकी गहराई इन्होंने
112 किलोमीटर बताई। 112 किलोमीटर वाला शब्द पहले आया हुआ है, इस बार इन्होंने दे दिया कि लगभग 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 112 किलोमीटर है फोर्ड, और वो भी तो 112 इन्होंने दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं 100, 150, 200, 210, इसका मतलब हम क्या कर लेंगे 100 किलोमीटर। अगली जो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहां पर उत्क्रम भ्रंश की बात की गई है, क्योंकि भ्रंश सामान्यतः हमने देखा था कि तनाव के कारण भी हो रहे हैं, दबाव के कारण भी हो रही हैं, यानी संपीड़न के कारण भी हो रहे हैं या तनाव के कारण हो रही हैं। लेकिन उत्क्रमण भ्रंश की बात की, जिसको व्युत्क्रमण कहते हैं या इसी को संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहते हैं, यहां पे इसको आपने देखिए इस प्रश्न के संदर्भ में ये सारे सवाल इस प्रकार के पहले से पूछे गए हैं। इसको उत्क्रमण भ्रंश व्युत्क्रमण कहते हैं, उत्क्रमण भ्रंश, रिवर्स फोल्ट, अधिक्षेपित भ्रंश, कई बार उपनाम पूछ लेते हैं, ओवर थ्रस्ट फोल्ट आ जाएगी, संपीड़नात्मक भ्रंश कहते हैं, क्योंकि इसमें चट्टाने दरार पड़ जाने के दोनों सेल खंडों का एक दूसरे की ओर संचलन होता है या एक दूसरे के आमने सामने खिसकते हैं। ये अधिक्षेपित कह दीजिए, उत्क्रमण कह दीजिए, व्युत्क्रमण कह दीजिए। इसका निर्माण किसके कारण हो रहा है? संपीड़नात्मक कारण से हो रहा है। तो यहां पर भी आपके सामने कि इसके तनाव के कारण हो रहा है, नहीं हो रहा है, संपीड़न के कारण हो रहा है। चट्टानों का ऊर्ध्वाधर संचलन नहीं है, आमने सामने की तरफ आ रही है, तनाव और संपीड़न दोनों इसमें नहीं है। तो आपका बी जो जिसमें दे रखा है 2 नंबर कि इसका निर्माण संपीड़नात्मक कारणों से व्युत्क्रमण भ्रंश का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में, क्योंकि सामान्य भ्रंश जो है वो तनाव के कारण बनते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति में वलन की टूटी हुई भुजा अपने मूल स्थान से विस्थापित हो जाती है? बहुत बार किया है और बहुत बार आया हुआ प्रश्न भी है भाई, ये नहीं है कि ये पहली बार ही आया। मेरे विचार से जब आप देखोगे तो आपको हर 2-4 प्रश्नों के बाद में, यानी पेपरों के बाद में आपको ये मिल जाएगा। ग्रीवाखंड या नापे की बात करते हैं, ये रहा ग्रीवाखंड या नापे। इसमें अत्यधिक संपीड़न के कारण, वलन के कारण, जब वलन की एक भुजा टूट करके दूसरी जगह चली जाती है या अलग हो जाती है तो उसे ग्रीवाखंड या नापे कहते हैं। तो यही प्रश्न है कि एक भुजा टूट करके अपने मूल स्थान से दूर विस्थापित हो जाती है, चली जाती है, तो सी नंबर ऑप्शन के अंदर ग्रीवाखंड या नापे आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या परिकल्पना में समस्त ब्रह्मांड के लिए एकांकी शब्द का प्रयोग हुआ है? ये आप अगर चित्र देखोगे तो एनसीईआरटी में से सीधा जो आपके डायग्राम है इसमें आप देखिए, ये रहा, ये जो दिखाया गया है समस्त ब्रह्मांड के लिए एकांकी परमाणु, यहां पे ये देखिए एक ही ये परमाणु दिखाया गया है, एकांकी परमाणु, बाकी डिटेल लिखी गई है, क्लास के अंदर भी हमने किया था। और यहाँ पे ये डायग्राम सीधा किताब के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, एकांकी परमाणु बिग बैंग सिद्धांत। यही पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में समस्त ब्रह्मांड के लिए एकांकी शब्द का प्रयोग हुआ? तो बिग बैंग सिद्धांत में। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऐसे पूछ लिया कि कितने स्टेटमेंट, कितने कथन सही हैं, ऐसे दिया है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर से होती है। यहां पे ये भी डायरेक्शन से संबंधित बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध की बात आ गई, यहां पे पछुआ पवनों की जो दिशा है ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये आपका यहां पे उत्तर पश्चिम, ये आपका उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व और ये आपका दक्षिण पश्चिम। पहला जो स्टेटमेंट था वो यही है कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर से होती है।
तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से हो रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ठीक है। एक यहीं से संबंधित स्टेटमेंट और दिया है, ये तो आपका ठीक आ गया। ये है उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर से होती है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा अगर देखें तो उत्तर पूर्व की ओर से होती है, ऐसे ये दिखा रखी। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट 4 नंबर पे दे रखा है ये आपका गलत आ गया। यहां पे कोरियोलिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये सेंटेंस भी बार बार आया हुआ है। यहां पे ये देखिए, कोरियोलिस बल या विक्षेपण बल की अगर बात की जाए, यहां पे लिखा है भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। ये पिछले या पिछले पेपर में आया था, उससे पहले वाले में आया था या पिछले में आया था, मुझे नहीं याद है। और ध्रुवों पर यह सर्वाधिक होता है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा ठीक है। कोरियोलिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तूफानी चालीसा दोनों गोलार्धों की पछुआ पवनों से संबंधित है, नहीं। इसके लिए ये शब्द लिख रखा है क्योंकि पछुआ पवनों की गति दक्षिणी गोलार्ध में समुद्रों की अधिकता होने के कारण दोनों गोलार्धों से संबंधित नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध से है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता होने के कारण इसके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, अतः इनकी गति अधिक हो जाती है और 40 डिग्री के आसपास यानी 40 से 50 डिग्री यानी दक्षिणी गोलार्ध पर गरजता चालीसा। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये आपका गलत हो गया। तो कितने सेंटेंस ठीक हैं? 2 स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक हैं केवल। अगली जो बात की जाए अगले प्रश्न के अंदर, ध्रुवीय क्षेत्रों में पवन के क्षैतिज संचलन को फेरल कोष कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में फेरल कोष नहीं कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर तो आप देखोगे कि ध्रुवीय सेल ही बोलते हैं। इससे संबंधित भी बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है, ध्रुवीय सेल आएगी ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित। तो ये तो फेरल सेल तो मध्य अक्षांशों वाली हो गई, तो ये तो नहीं है, ये सेंटेंस तो गलत हो गया। इसी प्रकार से उष्ण कटिबंध के सेवनीय कोष को हेडली सेल कोष कहते हैं। तो यहां पर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की एक तरह से ये सेवनीय जो हवाएं हैं ये ऊपर उठती हैं और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जाकर के नीचे उतरती हैं, फिर आपकी व्यापारिक पवनों के रूप में वापस आ गई। ये जो सेल बना रही है वो कौन सी है? हेडली सेल हो गई। और इसी प्रकार से एक सेंटेंस और दिया है, भू विक्षेपी पवनें घर्षण रहित क्षेत्रों में बहती हैं। ये भी जियोस्ट्रोपिक विंड के ऊपर भी बार बार पूछा जाता है। ये रहा जियोस्ट्रोपिक विंड या भू विक्षेपी पवनें यहां से कई बार बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, सेम वही है। धरातल से ऊंचाई पर जहां घर्षण बल समाप्त हो जाता है वहां पर आपको जियोस्ट्रोपिक विंड देखने को मिलती है और ये लगभग धरातल से 1000 मीटर की जो ऊंचाई है वहां पर आप यूं कह सकते हो ये कंडीशन बन गई। तो धरातल से ऊंचाई पर जहां पर घर्षण बल समाप्त हो जाता है वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 2 जो सेंटेंस हैं वो ठीक हैं, बी और सी 3 नंबर के अंदर। नेक्स्ट जो अगला जो प्रश्न है ये सीधा सही है। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के लिए निम्न में से कौन सा शब्द काम में लिया है? क्योंकि ए के अंदर जब हमने बांटा AF AM AW तो यहां से सीधा ही सवाल ये आ गया। यहां पर भी जो स्टार लगाया कि AM यानी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो ये आ गया AM उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को इंगित करता है। अगला थॉर्नथवेट का सवाल ये आ गया। थॉर्नथवेट ने वर्ष 1931 का विश्व जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था? तो यहां पर हमने ये बात की थी, थॉर्नथवेट ने अपने 2 वर्गीकरण दिए 1931 में और 1948 में। तो 1931 का जो प्रथम जो वर्गीकरण था उसका आधार जो था वो वर्षण प्रभाविता और तापमान प्रभाविता था। ये रहे दोनों आधार और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, स्टार लगा रखे हैं। तो वर्षण प्रभाविता तथा तापीय दक्षता कह दीजिए चाहे प्रभाविता कह दीजिए,
एक ही बात है, तो ए नंबर जो ऑप्शन होगा वो ठीक रहेगा। अगला जो प्रश्न है, स्रोत क्षेत्र पर ठंडी वायु राशियों में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसको हमने जो विशेषताएं हैं वो डायरेक्ट नोट्स के अंदर नहीं लिखी थी, तो यहाँ से ये जो प्रश्न है वो सविंदर सिंह की किताब के अंदर आप देखोगे, भौतिक भूगोल जो है उसमें सीधा जो शब्द हैं वो तीनों एक ही जगह से उठाए गए हैं। यहाँ पर सामान्य अगर आपने पढ़ी है तो भी ठीक है। विशिष्ट आर्द्रता निहायत कम होती है, स्थिरता बढ़ती जाती है और सामान्य ताप पतन दर कम होता है। ये 3 सेंटेंस हैं, यही बात की है। विशिष्ट आर्द्रता अत्यंत कम होती है, ठीक है। स्थिरता घटती है, नहीं, स्थिरता बढ़ती है। तापमान की सामान्य ह्रास दर कम होती है, तो ए और सी ये आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ये उदाहरण भी बहुत बार पूछे गए हैं, सेम वही उदाहरण वापस रिपीट हैं कि प्रवाल भित्तियों के प्रकार दे दिए और एक साइड के अंदर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे तटीय प्रवाल भित्ति का दिया है, तो तटीय प्रवाल भित्ति से संबंधित तो इस प्रकार से पूछ लिए। ये आ गया आपके सामने तटीय प्रवाल भित्ति का, दक्षिणी यानी फ्लोरिडा की बात कर ली, तटीय प्रवाल भित्ति वाला। इसी प्रकार से दूसरा जो अवरोधक प्रवाल भित्ति की बात की है, तो अवरोधक प्रवाल भित्ति को अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यानी क्वींसलैंड के प्रांत के उत्तरी पूर्वी ये शब्द दे रखा है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवरोधक ग्रेट बैरियर रीफ की जो बात की है। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया, एटोल की बात की। एटोल में फुरा फूटी दे दिया जो बहुत बार पूछा गया है, ये रहा, ये एटोल से संबंधित हो गया। तो इसको मैच करना था तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वितटीय प्रवाल भित्ति की अगर बात करें, फ्लोरिडा के तट के ऊपर आ गई। अवरोधक प्रवाल भित्ति की अगर बात करते हो तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तट आ गया। वलयाकार की अगर बात की जाए, फुनाफुटी आ गया, फिर बच गया प्रवाल द्वीप, ग्रीन द्वीप। तो ये ऑप्शन 2 के अंदर दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहां पे अगर देखें कि भाई महासागरीय जो निक्षेप हैं उनके स्रोत क्या क्या हैं, तो महासागरीय निक्षेपों के स्रोत की अगर बात की जाए, मुख्यतः इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया महासागरीय निक्षेपों के स्रोत यानी कहां कहां से ये जमाव इनको मिलते हैं। तो स्थलजात निक्षेप होते हैं जिनमें नदियों वगैरह वायु के द्वारा जो जमा किए जाते हैं। दूसरे निक्षेप देखते हो आप, यानी जो है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो उद्गार होते हैं उनसे होते हैं। तीसरे यहाँ पे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो हैं वो जैविक निक्षेपों के तौर पे हो गए। अजैविक या अकार्बनिक निक्षेप के अंदर लाल मृत्तिका हो सकती है वहां की, या उल्का धूल वगैरह जो होते हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ ये जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं इस प्रकार से कि भाई निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चट्टानों के असंगठित, अप्रदित और अपक्षित पदार्थ हो गए, बिल्कुल हो गए, भूमिज निक्षेप के अंदर आ गया। वनस्पति तथा जीवों के अवशेष आ गए, ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए अवसाद आ गए, और महासागरीय नितल के ऊपर जो अवसादी जो एक तरह से चट्टान है वो भी एक तरह से इनके निक्षेप के तौर पे आ गए। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो चारों के चारों महासागरों के अंदर जो निक्षेप हैं उसके अंतर्गत आ गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि जो प्रवास से संबंधित जो मॉडल है उसमें मैंने कई बार बताया था कि ये यहाँ पे इस प्रकार से स्थानांतरण या ली का प्रवास जो नियम है उसमें 4 जो शब्द हैं कि ये इनमें 4 कारकों को समाहित किया गया है। ये चारों ये आ गए, प्रवास का जनन स्थल या उत्पत्ति क्षेत्र, प्रवास का गंतव्य स्थल, अंतरायली अवरोधक कारक और व्यक्तिगत कारक जो व्यक्ति विशेष होते हैं। और ये जो डायग्राम बना रखा है ये भी पूछा गया है, यानी किताब में हूबहू ऐसे सब दे रखे हैं और वो बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर ही एक तरह से वही सेम वापिस से रिपीट है कि मूल क्षेत्र में कार्यरत कारक हो गए, गंतव्य स्तर पर कार्यरत कारक हो गए, अंतर्वर्ती बाधाएं हो गई और व्यक्तिगत कारक हो गए। तो इसका मतलब ए बी सी डी ये जो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, ये किताब भी बहुत बार पूछी गई है, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरमेंट। पुस्तक के लेखक कौन है ये आप देखिए, यहाँ पे लिखा ही है मैंने और इसमें कई जो स्टार हैं एक तरह से वो लगा रखे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरमेंट, टाबर लगाता लगाता धाप जाए, मैं तो घनी बार लगवाए यहाँ पर। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरमेंट, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, एलन चर्चिल, सैम्पुल।
ये आ गया 3 नंबर ऑप्शन के अंदर। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा कि निम्नलिखित कथन किसका है कि मानव का भौगोलिक वितरण यानी मनुष्य का जो भौगोलिक वितरण है वो अन्य कारकों की अपेक्षा जलवायु और मौसम पर, यानी बार बार जो जलवायु का जो एक तरह से जिक्र किया जा रहा है वो हंटिंगटन के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे ये बहुत बार सवाल पूछे गए हैं इससे संबंधित। यहाँ पे मैंने एक पहली लाइन लिखी है कि हंटिंगटन नियतिवादी चिंतक था जिसने सभ्यता के विकास पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया है। और इनके जितने भी स्टेटमेंट हैं उनके अंदर आपको जलवायु के जो शब्द हैं वो बार बार मिलेंगे। तो यहां पर 4 नंबर ऑप्शन में है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पीटरसन द्वारा वर्णित स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? ये हमने नहीं किया था। ये पीटरसन के द्वारा जो स्थानांतरण के जो प्रकार हैं वो ये बताए गए हैं: आदिम प्रवास यानी प्राइमेटिव माइग्रेशन, बलपूर्वक यानी फोर्स्ड माइग्रेशन, प्रेरित प्रवास, और फिर इसके अलावा स्वैच्छिक या मुक्त यानी फ्री माइग्रेशन, इसके अलावा सामूहिक यानी मास माइग्रेशन। ये 5 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से इन्होंने ये दे रखा है ब्लात स्थानांतरण ये है, मुक्त स्थानांतरण ये भी है, सामूहिक स्थानांतरण ये भी है, आर्थिक स्थानांतरण ये नहीं है। इसका मतलब 3 नंबर जो उत्तर है वो इसका ठीक रहेगा। अगला ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है, मैंने पहले भी बात की थी। और निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि सिमोट्रिची, उलोट्रिकी, नियोट्रिकी और मिसोट्रिकी उपयुक्त में से कितनी प्रजातियां हैडन के द्वारा वर्गीकृत की हैं? तो आप देखोगे हैडन ने बालों के आधार पर अगर आप देखते हो तो 3 प्रकार की एक तरह से प्रजातियों का जिक्र किया है। बालों की बनावट के आधार पर देखें तो हैडन ने 3 भागों में बांट रखे हैं: सिमोट्रिची, लियोट्रिची और वुलोट्रिची। इस प्रकार से रेसेज ऑफ है मैन के अंदर। तो यहां पर केवल 2 यानी सिमोट्रिकी और वुलोट्रिकी, ये नहीं है नियोट्रिकी और मिसोट्रिकी। तो केवल 2 ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद में अगला ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, नॉर्डिक, केल्टिक और अल्पाइन उप प्रजातियां किस प्राथमिक प्रजाति से हैं? सेम यही यहाँ पे आप देखोगे हमने एक सूत्र बना करके भी ये लिखा है: अर्मियास, इंडो एब, अल आइनु, डिना, लेवे, भूमिना, सेमा, हेमा, बर्बर, पोली। यानी ये सारे जो शब्द हैं वो बार बार पूछे गए हैं। इसमें आपको एक जैसे अल्पाइन की बात कर रखी है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे नॉर्डिक की बात कर रखी है। ये रहा, किससे संबंधित हैं ये रहे, यानी कोकेसाइड जो प्रजाति है उससे संबंधित है। कोकेसस पर्वत, कोकेसाइड पीछे नाम रह गया, तो उससे संबंधित सारी ये उपजातियां हैं। तो ये आपका ये आ गया, किससे संबंधित है? कोकेसाइड से। नॉर्डिक, केल्टिक और अल्पाइन। फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वैज्ञानिक नियतिवाद के नाम से जानी जाती है, क्या गया? निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, वैज्ञानिकतावाद, आधुनिकतावाद या रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। ये सारे शब्द यहाँ से बार बार एक तरह से नवनिश्चयवाद का उपनाम किस नाम से? वैज्ञानिकवाद, आधुनिकतावाद, रुको एंड जाओ। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह से दे दिया कि वैज्ञानिक निश्चयवाद को किस नाम से जानते हैं? रुको और जाओ निश्चयवाद। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है ये भी लिखा था हमने यहाँ पे, आप देखो कि ये लिख रखे हैं, बताया था कि ये एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। और वैसे बार बार यहाँ से सवाल एक तरह से पूछ रहे हैं कि जैसे चाय जो है वो भारत और श्रीलंका से संबंधित है, रबड़ की बात करते हो मलेशिया से संबंधित है, गन्ना और केला वेस्ट इंडीज और पश्चिमी द्वीप समूह है, कोकोवा की बात की जाए तो पश्चिमी अफ्रीका यानी आइवर कोस्ट है। तो एक शब्द तो इन्होंने ये दे दिया। कोकोवा, आइवर कोस्ट की बात कर ली और ये तो ठीक है। फिर उसके बाद में जावा इंडोनेशिया के अंदर,
गन्ना, यहाँ पे अंदर गन्ने की बात करते हो, गन्ना फिलीपींस और पूर्वी द्वीप समूह, और गन्ना जो है वो आपका इंडोनेशिया में भी है, तो इसका मतलब ये ठीक हो गया। फिर ब्राजील चाय वाला है वो गलत है। श्रीलंका के अंदर तंबाकू की बात नहीं कर रहे हैं। मलेशिया के अंदर आप देखोगे तो कॉफी की बात नहीं है। इसका मतलब 1 और 2 जो दे रखे हैं 3 नंबर ऑप्शन में, ये ठीक हो जाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कटिबंधीय मृदा की श्रेणी में नहीं आती है? तो ये डायग्राम देखिए आप, कटिबंधीय मृदा के अंदर अगर बात की जाए तो ये पेडाकोल, पेडाल्फर और टुंड्रा, ये तीनों कटिबंधीय जोनल यानी कटिबंधीय मृदा के अंदर आएंगे। टेरारोक्सा जो होती है वो इसके अंदर नहीं है। तो ये था, पेडाकोल है, पेडाल्फर है, टुंड्रा है और टेरारोक्सा जो है वो नहीं है। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत बार एक तरह से रिपीट वाला प्रश्न ही है कि चेप्रल और मैक्विस निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति के प्रकार हैं? तो यहाँ पर हमने भूमध्य सागरीय जो झाड़ियों की बात की, भूमध्य सागर के चारों ओर की जो बात कर रखी है, ये देखिए झाड़ियां जो बात की हैं, चेप्रल की बात, मोकी हो गई, मेटोरल हो गई, मेली हो गई, गैरिंग हो गई और फिनबोस, ये सारी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की यानी झाड़ियां हैं। तो यानी किसकी बात कर रहा है? तो सेम वही प्रश्न आ गया कि भूमध्य सागरीय वन की झाड़ियां हैं चेप्रल और मैक्विस। अगला जो प्रश्न है कि प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विशिष्ट स्थल रूप हैं? हालांकि हमने ऐसा कोई सीधा एक एक एग्जाम्पल ये नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी थी। अगर आप देख रहे हो ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार की बात की जाए उसमें गुंछित या सहंत बस्तियों की बात की गई है। गुंछित या सहंत बस्तियां खासतौर से उन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं जहां पे उपजाऊ नदी घाटी क्षेत्र होते हैं और मकान जिसके अंदर पास पास होते हैं। इसका मतलब इसमें 3 गंगा घाटी की बात कर रखी है, मध्य नील घाटी की बात कर रखी है, निम्न इरावती बेसिन की बात कर रखी है। बचा आपके पास में एक ऑप्शन कजाकिस्तान के स्टेपी घास के मैदान, जो प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां मिलेंगी। नेक्स्ट जो है, यहां से पिछली बार भी जापान के औद्योगिक प्रदेशों से प्रश्न पूछा गया था, इस बार भी प्रश्न पूछा गया। ओसाका दे रखा है, याकोहाम दे रखा है, नागासाकी दे रखा है, टोक्यो दे रखा है। किस द्वीप से संबंधित है ऐसा प्रश्न, यानी किस औद्योगिक प्रदेश से संबंधित है ऐसा प्रश्न पूछा है। ये 4 दे दिए। यहां पे क्वांटो औद्योगिक प्रदेश लिखा है, क्वांटो औद्योगिक प्रदेश में टोक्यो है और याकोहामा है। इसी प्रकार से किनकी औद्योगिक प्रदेश के अंदर आप देखोगे तो ओसाका है, और एक उन्होंने दिया था इंताक्यूस के अंदर नागासाकी, ये दिए हैं। ये रहे किनकी के अंदर ओसाका, किनकी के अंदर ओसाका, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है, ये वाला तो। दूसरा दिया है याकोहामा नागोया, अभी हमने देखा था याकोहामा जो है वो नागोया में नहीं है, क्वांटो औद्योगिक प्रदेश में है, क्योंकि नागोया औद्योगिक प्रदेश ये रह गया। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद में कौन सा सुमेलित नहीं, इससे भी आ गया नागासाकी, किंताक्यूस आ गया। तो ये किंताक्यूस औद्योगिक प्रदेश के अंदर ये नागासाकी आ गया, ये ठीक था। और चौथा आपका दे दिया टोक्यो, क्वांटो के अंदर, तो ये भी हमने बात कर ली कि भी टोक्यो जो है वो क्वांटो के अंदर। तो इसमें बी जो ऑप्शन है, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बात की गई है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कितने कथन ठीक हैं। गहन कृषि की जो विशेषताओं की बात करते हो, तो गहन कृषि की विशेषता में अगर देखा जाए यानी भूमि का अधिकतम उपयोग, तो ये भी प्रश्न बार बार यहाँ पे अगर हम देखेंगे गहन कृषि की विशेषता के अंदर ये जीवन निर्वाह होती है। खेत का आकार जो होता है वो इसके अंदर छोटा होता है, कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है, भूमि का गहन उपयोग होता है, मानव श्रम की अधिकता होती है, प्राकृतिक खाद, गोबर, हरी खाद इनका उपयोग किया जाता है, प्रति हेक्टेयर या प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, तथा प्रति व्यक्ति
प्रति व्यक्ति यानी कृषक उत्पादक कम होता है लेकिन प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इसमें प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादकता होती है, ठीक है। जोत का आकार छोटा होता है, ठीक है। श्रम और पूंजी का उच्च निवेश होता है, ठीक है। और कीटनाशक जो है उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। तो चारों ऑप्शन यानी इसमें आपके ठीक रहेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला जो प्रश्न है ये भी औद्योगिक प्रदेश से है। जो हमने एक चित्र बनाया था उसमें मैंने बात की थी कि भी यहां से बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि या तो औद्योगिक प्रदेशों के नाम पूछते हैं या उनको उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम क्रम से व्यवस्थित करवा रहे हैं। तो इन्होंने तो सीधा ही ऐसे दिया है, यहीं से आ गया। कहावा घाटी, ग्रेट कन्हावा घाटी और सिनसिनाटी मियामी औद्योगिक प्रदेश किससे संबंधित हैं? तो यूएसए से संबंधित हैं। तो ये आपका कि ग्रेट कन्हावा घाटी और सिनसिनाटी इंडियोपोलिस औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बहुत बार प्रश्न पूछे गए। ये सारे जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनके नाम जो हैं वो पूछे जाते हैं, अलग अलग देशों के जो हैं वो सुमेलित करवा लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें 2024 में विश्व का सबसे अधिक टंगस्टन का उत्पादक देश था। तो हमने यहाँ पे चाइना के लिए लिखा था कि चाइना किस किस के अंदर यानी प्रथम है। वहाँ पे एल्यूमिनियम, बेराइटस, सीमेंट, मैग्नेसाइट और टंगस्टन। तो ये जो टंगस्टन है उसके अंदर चीन जो आपका है वो प्रथम है। तो ये आ गया, तो कौन सा आ गया? चीन आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर प्रश्न को देखें, ये किताब भी बहुत बार पूछी गई है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये देखिए, मैंने बहुत सारे यहाँ पे स्टार लगवा रखे हैं। हालांकि मेरे विचार से ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसको हमें छोड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन के अंदर काम आने वाली है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी है? रिचर्ड हार्टसॉन की। बहुत बार पूछ लिया गया है। रिचर्ड आर हार्टसॉन आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि की गणना स्टिक वैज्ञानिक पद्धति से की थी? ये भी मैंने बताया था, बहुत बार सवाल पूछा गया, वही वापिस है। यहां पे हमने ये लिखे हैं, ये देखिए, ये सारे सवाल पूछे गए। इस प्रकार के जो डायग्राम वगैरह बना रखे हैं, अलग अलग तरीके के किस किस तरीके से किस स्वरूप में इनको एक साथ में यहाँ पे करने का, एडजस्ट करने का काम किया। ये लिखा है इरोटोस्थिनीज, इन्होंने प्रथम बार नॉमोन यंत्र की सहायता से भूमध्य रेखीय परिधि या भूमध्य रेखा की लगभग शुद्ध लंबाई यानी 25,000 मील ज्ञात की, जो वास्तव में 24,880 मील यानी शुद्ध है, उसके निकट हो गई। तो ये बहुत सारे यानी स्टार यहाँ पे लगवाए हुए हैं मेरे। यही है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि की गणना स्टिक वैज्ञानिक पद्धति से की? तो किसने की? इरोटोस्थिनीज ने। क्यों? नॉमोन यंत्र का प्रयोग करते हुए इन्होंने की थी। फिर ये किताब भी हिस्टोरिया नेचुरल्स पुस्तक के लेखक कौन थे? ये यहां पे रही, हिस्टोरिकल नेचुरल्स प्लिनी की जो पुस्तक है, पहले भी पूछ रखी है, स्टार लगा रखा, तो प्लिनी की आ गई। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अल बल्खी की बात की है, अल बरूनी की बात की है, इदरसी की बात की, अल मसूदी की बात की है। तो अल बल्खी विश्व का जलवायु एटलस बहुत बार पूछी गई है। यहां पे आप देखोगे अल बल्खी, यानी किताब अल अस्काल जो इनकी है, इसमें जिसमें विश्व की प्रथम जलवायु या मानचित्रावली या एटलस प्रस्तुत की एक तरह से। तो अल बल्खी ये जो है ना, किताब उल अस्काल, यहाँ पे अल इधर से लिखा है, इसका मतलब डी स्टेटमेंट है, ये तो गलत है ही है। अल बरूनी, ये अल बल्खी यानी विश्व का जलवायु एटलस, ये रही, इन्होंने विश्व की प्रथम मानचित्रावली कह दीजिए एटलस प्रस्तुत की, तो ठीक है पहला तो। फिर उसके बाद में अल बरूनी, अल कानून अल मसूदी, ये किताब भी बहुत प्रसिद्ध है। ऊपर लिखा है यहाँ पे
अल बरूनी, किताब अल कानून अल मसूदी, ये किताब पूछिए। किताब अल हिंद इनकी, ये भी बहुत प्रसिद्ध किताब है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। ज्वार भाटा का अवलोकन मेरे विचार से ये अल मसूदी की नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है। तो मेरे विचार से तो इसमें केवल दो जो उत्तर है वो ठीक रहेगा। बाकी और किसी को कोई जानकारी मिले तो मुझे बता सकता है। स्थान देश काल को भौगोलिक अध्ययन के तीन पक्ष किसने वर्णित किए? इसका मैंने जो हार्टसोन के बारे में तो बात पढ़ी है, उसमें तो सिर्फ इतना पढ़ा है कि इन्होंने यहाँ पे जो हमने बात लिखी थी कि भाई हार्टसोन ने भूगोल में स्थान और इतिहास के अंदर काल दोनों का यानी समान, दोनों गैर समान है फिर भी जुड़वा है, यानी इन दोनों का अध्ययन किया है। लेकिन इसके अंदर तीन शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, स्थान देश और काल को भौगोलिक अध्ययन के तीन पक्षों का वर्णन किसने किया? तो मेरे विचार से अभी मैं देख के थाना बताऊंगा उत्तर कि अभी फिक्स को नहीं है, मतलब कौन सा रहेगा। एक मिनट। तो इस प्रश्न को एक बार देख लेंगे, जैसे ही कोई ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंग, हालांकि प्रश्न पढ़ा हुआ सा है, अभी एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही कोई सोर्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। एक बार आप इसको छोड़ दीजिए। अगला जो प्रश्न है, हो सकता है आपके पास में सीरीज हो वो कोई अलग हो, मेरे पास में जो है वो अलग है, तो आगे पीछे मिल जाएंगे प्रश्न। तो ये प्रश्न भी कई बार एक तरह से पूछा गया इनडायरेक्ट रूप से। जो आप देखते हो कार्ल रेटर की जो है, निम्नलिखित में से किसने पर्यावरणीय जैविक और अजैविक घटकों की यानी मौलिक एकता पर आधारित सिद्धांत की बात की थी? यानी विविधता में जो एकता की जो बात करते हैं, वो कार्ल रिटर की जो बात की गई है, बहुत बार इस नियम को पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है कि निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों की मौलिक एकता पर आधारित सिद्धांत को विकसित किया? कार्ल रिटर। यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से, ये भी प्रश्न बार बार रिपीट वाला ही है, पिछले पेपर में भी था, इसमें भी था, कॉलेज लेक्चर में था। निम्न में से कितने भूगोलवेता संभववाद के समर्थक हैं? कभी संभववाद के समर्थक पूछ रहे हैं, कभी निश्चयवाद के समर्थक पूछ रहे हैं। यहाँ पे ब्लास दे रखा है, सावर, रेटजल और रेटर, चार शब्द दिए हैं। तो आप ये देखोगे कि अलग अलग दोनों की ही मैंने लिखा है। ये निश्चयवादी पहले जो समर्थक हैं उसमें दो तो ये आ गए, रेटर और रेटजल, ये दोनों निश्चयवादी हो गए। इसी प्रकार से संभववादी के अंदर अगर आप देखोगे तो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये नीचे मैंने 10-12 लिख के इनके ऊपर बहुत सारे एक तरह से स्टार लगा दिए। तो इन्होंने शायद कौन से दिए थे, देखते हैं। विडाल डी ला ब्लास और कार्लो सॉवर, ये दोनों हैं, ये रहे विडाल डी ला ब्लास और कार्लो सॉवर, ये दोनों ही क्या हैं? संभववादी विचारधारा के समर्थक हैं। तो यहां पर इसका जो उत्तर होगा, ये दोनों ए और बी, यानी केवल दो जो है वो संभववाद के समर्थक हो गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भूगोलवेता को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया? ये शब्द भी बहुत बार पूछा गया है पहले ही, कोरोलॉजिकल साइंस। यहाँ पे ये देखिए हेटनर की जो बात की गई है, छोटे छोटे शब्दों के अंदर हेटनर की ये 5-7 बातें जो हमने लिखी हैं कि भूगोल को क्षेत्र विश्लेषण या कोरोलॉजिकल विज्ञान या साइंस कहा, किसने? हेटनर ने कहा। तो ये शब्द आ गए। किस अरब भूगोलवेता ने तारीख अल हिंद शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की?
ये देखिए अल बरूनी की जो पुस्तक है तारीख अल हिंद, यहाँ पे जो 3 नंबर के ऊपर किताब जो लिखी है, ये किताब, ये नीचे हमने कुछ सूत्र बनाए थे, यहाँ पे बरूनी ने मसूदी कानून हिंद तारीख है, तो ये तारीख वाली जो 3 नंबर वाली है तारीख अल हिंद। अल बरूनी जो 4 नंबर के ऊपर दे रखा है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फिर भौगोलिक चिंतन का वो सवाल है जिसके अंदर आप ये देखोगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विडाल डी ला ब्लास के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या नहीं है, ऐसे पूछा है कि फ्रांस के छोटे समरूप क्षेत्रों के अध्ययन पर बल दिया। विडाल डी ला अगर ब्लास की बात करते हो तो इन्होंने, हम देखेंगे कि इनके भूगोल यहाँ पे शुरू किया है विडाल डी ला ब्लास, भौगोलिक अध्ययन का मुख्य कार्य क्षेत्र यानी छोटी छोटी इकाइयों का विश्लेषण करना था और छोटी इकाइयों के अंदर इन्होंने एक तरह से पेज की संकल्पना की बात की थी जो एक तरह से लघु प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, और ये अभी हम पढ़ के आए थे कि ये संभववादी हैं, तो इसका मतलब पीछे पेज के अंदर दे रखा था पर्यावरणीय निश्चयवाद के आलोचक हैं, ठीक है। फ्रांस के छोटे समरूप क्षेत्रों के अध्ययन पर बल दिया, बिल्कुल दिया। अध्ययन की एक इकाई के रूप में नदी बेसिन के समर्थक थे, ये नदी बेसिन के समर्थक नहीं थे, इसका मतलब बी जो ऑप्शन है वो आपका गलत है, इसमें ए और सी ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट ये भी सीधा सा सवाल है, बार बार पूछा गया, नागौर उच्च भूमि किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है? आंधी। ये देखिए अर्ध शुष्क प्रदेश को हमने जो एक तरह से अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर की बात करते हैं, इसके अंदर 4 यानी घग्गर प्रदेश की बात कर ली, शेखावाटी की बात की और नागौरी उच्च भूमि तो यानी बांगर प्रदेश के अंदर आ गई। तो यहां से ये प्रश्न हो गया, नागौरी उच्च भूमि किस भौतिक प्रदेश का आ गया? तो राजस्थान के बांगर प्रदेश का आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी बार बार वही पूछे गए प्रश्न है। अब थे कह जी फिर पूछड़ा किसा को नहीं, आपने याद नहीं रहे बा एक अलग बात है, लेकिन आपने अगर ठीक प्रयास किया हो तो फिर ऐसा दिक्कत तो नहीं रहती है कि भी हो सकता है सारे प्रश्न आपके न आए, लेकिन मेरे विचार से अच्छे जितने हमें एक अच्छे कंप्यूटेटर के लिए जरूरी होती है वो आपकी अगर पाठ्य सामग्री ठीक होती है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे कांतली, ये चारों जो नदियां क्रम से एक तरह से यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये देखिए आप जो कांकड़े नदी या कांकनी नदी की बात की गई है, कांकनी नदी कोटरी गांव की पहाड़ियां आ गई। फिर दूसरा उन्होंने दिया कांतली नदी की बात की है, खंडेला की पहाड़ियां, ठीक है। साबी नदी की बात की होगी, सेवर पहाड़ियां, कौन कौन सी देख लेते हैं एक बार। कांतली नदी, खंडेला की पहाड़ियां, ठीक है। साबी नदी की अगर बात करते हो सेवर पहाड़ियां आ जाए। कांकड़ी नदी की बात करें कोटरी गांव की पहाड़ियां, ये तीनों शब्द एक ही पेज के ऊपर यहाँ पे लिखे गए हैं। कोटरी गांव आ गया, फिर खंडेला की पहाड़ियां आ गई, साबी आ गया। बाणगंगा पीछे वाले पेज पे वो लगा नहीं रखा है, ये खमनोर की पहाड़ियां से नहीं है, बनास नदी होती है वहां से। बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से है, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियां, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आप देखोगे यहाँ पे ये मैंने एक लाइन लिखा रखी है, कार्लो सावर के लिए सांस्कृतिक भूगोल के जनक, और इन्होंने कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक भूदृश्य या कल्चरल हार्टलैंड, ये बार बार यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं, तो ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो ये भी प्रश्न है कि सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना किसने दी? कार्लो सावर ने। अगला ये भी राजस्थान की ज्योग्राफी से प्रश्न है। ये कल जो हम पीडीएफ के ऊपर बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि खनन विभाग की जो एक वेबसाइट है उसमें से दे रखे हैं ये सारे नाम। यहाँ पे हालांकि हमने जो पढ़े हैं वो 3 शब्द, ये चारों नहीं पढ़े हैं, इसमें एक डेगाना की ही बात की थी, उसी से काम चल रहा है एक तरह से, नाका पे ही हो जाए मतलब सियान रह जाए कुल मिला के।
डेगाना, डेगाना नागौर के अंदर यानी टंगस्टन के लिए, ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो इस एक से ही इसके अंदर काम चल रहा है, नहीं तो दिक्कत होती। यहां पे अगर आप देखते हो टंगस्टन डेगाना के अंदर यानी 3, बी के अंदर 3 केवल एक में ही दिया है, इसलिए बाकी का चक्कर नहीं पड़ रहा है, नहीं तो फिर गड़बड़ होती। गड़बड़ हो सकता है जिन्होंने और चीजें पढ़ी उनको नहीं होती, जिसका अमेरिकन पढ़े बंग हो जाती। फिर उसके बाद में राजस्थान के किन जिलों में कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा मिलती है? कल भी यहां से राजस्थान का जो ये जीके वाला जो पेपर आया था उसमें भी यहां से सवाल आया था, और इसमें वापिस जब भी हम बात कर रहे थे तो यही मैंने कहा था कि राजस्थान के कृषि विभाग ने जो मृदा वर्गीकरण के आधार पर 14 मिट्टियों के अंदर बांटा था, उसमें ये दे रखा था कि पर्वतीय जो मृदा की बात की गई है उदयपुर और कोटा वो आया था, और यहां पे इन्होंने दिया कैल्सी ब्राउन, तो जैसलमेर और बीकानेर। ये कल वाली क्लास के अंदर भी हम बात कर रहे थे कि बार बार या तो इसमें से आएगा या फिर जो अमेरिका के आधार पर 5 भागों के अंदर हमने जो मिट्टी का वर्गीकरण कर रखा है उसमें से दे रहे हैं। तो ये आ गया कैल्सी ब्राउन, तो यहां पर जैसलमेर और ये आपका रहा जैसलमेर और बीकानेर के अंदर राजस्थान में कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा मिलती है, जैसलमेर और बीकानेर 2 नंबर ऑप्शन के अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है कि निम्नलिखित में से किस जिला समूह की वार्षिक वर्षण की परिवर्तितता सर्वाधिक होती है? वार्षिक वर्षण की परिवर्तितता सर्वाधिक वहां पे होती है जहां पे अगर हम यूं कहें कि वर्षा की मात्रा न्यूनतम होती है। तो ये मैंने कहा था कि इससे जो पिछले पेपरों के अंदर यहाँ से जो बुक के अंदर जो दे रखे हैं, चाहे आप मानसून कालीन वर्षा का विश्लेषण अगर करके देखिए, ये यहाँ पे जो मैप लगा रखा है इसमें अगर आप देखते हो तो आपको दिख रहा होगा, तो जूम करके अगर देखें तो ये आ गए जैसलमेर और बीकानेर का हिस्सा। लेकिन इससे आगे वार्षिक वर्षा का अगर हम देखें, एक मिनट पीछे कहाँ रह गए, तापमान क्रम दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन वर्षा, हाँ ना वही है पोस्ट वार्षिक वर्षा, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पे आप देखोगे कि ये मिलीमीटर के अंदर दे रखी है 100 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर। तो इसमें आप देखोगे कि बीकानेर जैसलमेर का तो अधिकांश हिस्सा जो है आधे से ज़्यादा तो 100 मिलीमीटर से भी हो गया, फिर उसके बाद में आप देखोगे तो 300 मिलीमीटर से कम के अंदर यानी खत्म हो गया जैसलमेर का हिस्सा। इसी प्रकार से बीकानेर का जो हिस्सा है वो भी 300 के अंदर चला गया। अब कईयों के ऑप्शन में ये था कि बाड़मेर तो आपका लगभग यहाँ तक आ गया, तो 300 से 350 तक आगे तक। तो जैसलमेर और बीकानेर का जो एरिया है वो आप ये देखोगे 30 मिलीमीटर तक, यानी बीकानेर भी खत्म हो जाता है और जैसलमेर जो है वो भी खत्म हो रहा है 300 mm तक, यानी 30 सेंटीमीटर वाले तक। तो वर्षा की जो परिवर्तनशीलता की अगर बात करते हो तो इसी मैप से संबंधित उन्होंने ये प्रश्न बनाया है। तो आपका आ गया जैसलमेर और बीकानेर 4 नंबर जो ऑप्शन है। यहां से सबसे ज्यादा सवाल बना रहे हैं अभी जो ग्रुप सी और डी वाले हैं, उनके भी इस जगह से सवाल बन सकते हैं। पहले ये तो पीछे पेपरों के अंदर तो ऐसे पूछे थे, आपने देखा होगा कि 400 सेंटीमीटर वाली 400 मिलीमीटर वाली, 300 मिलीमीटर वाली, 500 मिलीमीटर वाली, 600 मिलीमीटर वाली, 800 मिलीमीटर वाली किन किन जिलों से गुजर रही हैं। इस बार प्रश्न का स्वरूप था वो अलग बदल दिया, लेकिन जगह वही रखी है। फिर उसके बाद में ये सारे हमने किए थे क्लास के अंदर भी, और बात पहले भी की थी। ये भी सीधा प्रश्न एक तरह से पूछा भी गया, लिखा भी था कि राजस्थान के कोटा, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों में अधिकतम गोवंश की कौन सी नस्ल है? तो यहाँ पे एक इस प्रकार का एक डायग्राम हमने बना करके और गायों की जो नस्ल है वो पढ़ने का प्रयास किया था। आप देखोगे कि कोटा और झालावाड़ का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे हमने लिखा था कि मालवी जो है वो ये आ जाएगी। तो यही प्रश्न एक तरह से गाय की नस्लों से संबंधित यहाँ पर जो बनाया कि भाई कोटा, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों में अधिकांशतः गोवंश की कौन सी नस्ल है? तो मालवी आ जाएगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए
निम्नलिखित में से किस जिलों में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? मैंने बहुत बार बताया था, राजस्थान का एक ही ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सदा हरित नहीं होते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय जो वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन माउंट आबू क्षेत्र के अंदर यानी सिरोही के अंदर। तो ये लाइन बहुत बार पेपर के अंदर यानी ये पूछा गया है, उपोष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन। ये देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आबू पर्वतीय क्षेत्र में 1065 से लेकर के, ये भी पूछी गई है, हाइट भी पूछी गई है, कितने एरिया में पाए जाते हैं? तो आबू पर्वतीय क्षेत्र यानी सिरोही के अंदर मिलते हैं। तो ये सवाल भी आपका यहां से हो गया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भी सारे शब्द पूछे गए हैं। तो बोले जी थे पुछड़िया, पुछड़िया बताओगे? पुछड़िया याद हो जाए तो पेपर में फेल को नहीं हो, अपनी गारंटी है। कौन सा सुमेलित नहीं है? श्री राम फर्टिलाइजर कोटा के अंदर है, जेके टायर्स काकरोली के अंदर है, स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना के अंदर है, सहकारी कीटनाशक जयपुर के अंदर है। ये चारों शब्द है, बार बार पूछे गए। मैंने यहाँ पे ये लिखा रखे, हम देखिए। सबसे पहले लिखा है हमने यहाँ पर श्री राम फर्टिलाइजर, ये रहा श्री राम फर्टिलाइजर, रामनगर कोटा के अंदर बहुत बार पूछा गया। उसके बाद में दूसरा जो आपको दे रखा है शब्द, वो ये दे रखा है जेके टायर, ये रहा जेके टायर कांकरोली राजसमंद, पहले से भी स्टार लगा रखे हैं इनके ऊपर, सबके ऊपर। फिर उसके बाद में आप देखोगे अगला दिया था, यहाँ इस पेज से संबंधित दो नाम आ गए। एक ये दे दिया सहकारी कीटनाशक संयंत्र जयपुर वाला, जो उसमें उदयपुर लिख दिया था। एक यहां से ये दे दिया, चौथा इसी पेज का शब्द है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये आ गया डीडवाना के अंदर, जिसकी 2 इकाइयां सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड हैं। तो यहां पर जो प्रश्न था हमारा वो यही है कि भाई सहकारी वाला है, ये उत्तर ठीक हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद में दो 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रही थी? तो महिला साक्षरता दर के लिए ये रही राजस्थान के अंदर, यानी साक्षरता की बात की, पहला ही शब्द पूछ लिया, यानी पुरुषों की कोटा के अंदर है। मैंने बताई थी पुरुष और महिला दोनों ही एक तरह से अगर बात की जाए तो कोटा के अंदर है। तो सॉरी, पुरुष झुंझुनू के अंदर, ऑल ओवर की बात की जाए कोटा के अंदर, महिला की बात की जाए कोटा के अंदर। तो यहाँ पे यही था 2011 की जनगणना में से किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रही? तो कोटा के अंदर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी बार बार पूछी गई जो सिंचाई परियोजनाएं हैं सेम वही हैं, आप देखोगे। और पहले जो शब्द के ऊपर लिखवा रखी हैं सेम वही। यहाँ पे आप देखोगे अन्य जो परियोजनाएं लिखी हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार लगवाए थे और आपने ध्यान किया होगा। तो एक तो डूंगरपुर की ये पूछी है, उस परियोजनाओं के ऊपर तो यानी विशेष जिनको बार बार पेपर के अंदर पूछी जा रही है वही परियोजना ये है। डूंगरपुर के अंदर देखोगे सोम कमला अंबा, यही पहला जो शब्द हमने लिखा। दूसरा जो कोटा के अंदर देखा सावण भादो, ये शब्द दे दिया। तीसरी जो यहाँ पे अगर बात करोगे तो आपके सामने आ गई झालावाड़ की, ये रही झालावाड़ के 2 शब्द जो शुरुआत में लिखे थे वही आ गई, भीम सागर और छापी। हरीश को देखकर चेलो पिंपल कन्ने छाप ली गाना गावे, ये किया था इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये 2 दी, इसने छापी के अंदर शायद आपको 12 कुछ ऐसा ऑप्शन दिया होगा, क्या दे रखा है छापी 12। तो इसका मतलब कौन सी सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों आपकी सुमेलित हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये भी मैंने कल भी बात की थी कि कृषि वाले जो टॉपिक के अंदर है, कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर सवाल पक्का पूछ रहे हैं और ऐसा ही रहा है पिछले जो अगर 4-5 पेपरों के अंदर आप देखें तो कंटिन्यू सवाल आ रहा है यहाँ से कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। ये हमने कृषि जलवायु प्रदेश का 10 जो कृषि जलवायु प्रदेशों में बांट रखे हैं।
और उसमें अगर आप देखोगे तो आपका ये आ गया दूसरा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है वो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान के अंदर सम्मिलित हैं। यही सवाल था। तो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान के अंदर शामिल हैं। तो ये इस प्रकार से हमने काफ़ी लंबा टाइम हो गया एक तरह से, और थोड़ा टाइम मिला तो मैं सारे प्रश्नों को आपके सामने नहीं लेके आ पाया। तो 60 प्रश्न जो अभी तक हमने सीरियल क्रमांक के अकॉर्डिंग, जो पेपर मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग 60 प्रश्नों के ऊपर हमने चर्चा की, और हमने देखे कि अधिकांशतः हमारी जो डायरेक्शन है वो सही दिशा के अंदर थी। और निरंतर आगे जो और भी किसी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे विचार से आप निरंतर अपने हिसाब से भी इस के अकॉर्डिंग चलें, या अपने साथियों से या हमसे मिल करके अगर आप काम करते हो तो एक सही दिशा के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ज़्यादा दुख पाने की अपन जरूरत को नहीं होगा। आगामी जो प्रश्न है वो जल्द ही देखते हैं, अगर कल वक्त मिला तो कल की क्लास के अंदर देखते हैं बाकी जो प्रश्न आपके, क्योंकि 10 तो वो आपके आईसीटी वाले हैं और बाकी प्रश्न जो हैं वो ज्योग्राफी के हैं, तो जल्द ही उनको आपके सामने लेकर के आएंगे। हो सकता है इनमें अपवाद स्वरूप कोई किसी प्रकार का अगर आपको एरर नजर आए तो मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ में धन्यवाद।